अस्थिर राजनीतिक दुनिया में एक रिलायबल देश खोज पाना बहुत मुश्किल है। यानी एक ऐसा रिलायबल कंट्री जो भारत के साथ विभिन्न पहलुओं में आगे बढ़ने का प्रयास करे। इसके साथ ही कुछ ऐसी साझेदारियां करे जिससे दोनों देशों में व्यापार, आर्थिकी, शिक्षा, नवाचार और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे में ही एक कदम बढ़ाया है यूके ने, क्योंकि अभी हाल ही में यूके के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा शुरू हुई है। यह 2 दिवसीय यात्रा है। दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम बात करेंगे भारत यूके का वर्ष 2035 के लिए क्या विजन है और आगे इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं इसके बारे में। साथ में अभी हाल ही में जो यूके के प्रधानमंत्री का भारत दौरा है उनमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी खबर को। खबर है कि हाल ही में, या आप कह सकते हैं आज ही 8 अक्टूबर को यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत का दौरा शुरू किया। यह दौरा 2 दिवसीय द्विपक्षीय दौरा होगा जिसमें दोनों देशों के विभिन्न डेलीगेट्स आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे। खासकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीतें होंगी और बहुत से ऐसे मुद्दे होंगे जिनमें आगे कैसे हमें कार्य करना है, साझेदारियों को कैसे बढ़ाना है, चाहे वह रक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यावसायिक क्षेत्र में हो या आर्थिक के क्षेत्र में हो, इन पर चर्चा होगी। ठीक है। भारत और यूके के यदि हम संबंधों की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वह है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए, जिसे मुक्त व्यापार समझौते के रूप में भी जाना जाता है, जिससे दोनों देशों के बीच जो व्यापार है वह अधिक सुलभ होगा, आसान होगा। यहाँ बैरियर्स को कम किए जाने की बात कही गई है। जब यूके के प्रधानमंत्री का भारतीय दौरा शुरू हुआ उसी समय चूंकि मुंबई में एक ग्लोबल फिनटेक शिखर सम्मेलन भी संपन्न हो रहा है, इसलिए जो यूके के प्रधानमंत्री हैं वे इसमें भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मुंबई के ग्लोबल फिनटेक शिखर सम्मेलन में वे भी भाग लेंगे। इसमें कुछ मुद्दे शामिल किए गए हैं जिनमें दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी। इसके अलावा यदि हम इन दोनों देशों के पारस्परिक भागीदारी की बात करें तो पारस्परिक रूप से लाभकारी यह मुक्त व्यापार समझौता भारत और यूके दोनों देशों की बेहतरी के लिए जाना जाएगा। साथ में यह ध्यान रखिएगा कि समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में दोनों देश काम कर रहे हैं, अपने कदम बढ़ा चुके हैं। यदि हम बात करें अन्य पक्षों की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो अनस्टेबल वर्ल्ड है, अभी हम देख भी रहे हैं वैश्विक राजनीति में कितनी अस्थिरता मौजूद है। इन अस्थिरताओं के मद्देनजर यदि कोई देश इतनी सारे परिप्रेक्ष्य को लेकर, इन पक्षों को लेकर हमारे साथ बातचीत करना चाहता है, साझेदारी करना चाहता है, तो इसे एक बेहतर कदम माना जा रहा है। यानी अनस्टेबल वर्ल्ड में भरोसेमंद रिश्ते, रिलायबल रिश्ते काबिल बना पाना काफी मुश्किल है। ऐसे में यूके का यह कदम कि वह भारत के द्विदिवसीय यात्रा पर आए, यहाँ पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करे, काफी सराहनीय माना जा रहा है। यदि हम बात करें वर्तमान वैश्विक परिवेश की, जिसमें अमेरिका ने कई सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिन्हें बदला है और भारत के लिए काफी नकारात्मक साबित हुई हैं। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के जो विघटनकारी दृष्टिकोण है उनसे अनिश्चितताएं पैदा हुई हैं भारत में। ना केवल भारत में, आप कह सकते हैं दुनिया भर में कई सारे ऐसे देश हैं जिससे प्रभावित हुए हैं, लेकिन हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो इससे जो अनिश्चितताएं पैदा हुई हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए यूके के प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है काफी सफल साबित होने वाला है। और इस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं कि जहां ये अनिश्चितताएं हैं, इनसे हमें आगे बढ़ना, इनसे हमें निपटने में कहीं ना कहीं सहयोग प्रदान होगा यूके के प्रधानमंत्री के द्वारा। और इस जो यात्रा है इसके द्वारा भारत और यूके के पास जो रिलायबल पार्टनर बनने का अवसर है वह अब खुल गया है। और उनके आगमन से जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यह भी, क्या कह सकते हैं आप, कि एक आधार के रूप में कार्य करेगा। यदि हम बात करें इन दोनों देशों के पार्टनरशिप की, तो भारत और यूके का लगभग 2 शताब्दियों का साझा औपनिवेशिक इतिहास रहा है। इसलिए दोनों देशों में ये जो आप कह सकते हैं कि साझेदारियां हैं, चाहे वो व्यापारिक मुद्दों को लेकर हो या व्यापक व्यापारिक हित हो, ये कहीं ना कहीं सराहनीय होने वाली हैं। दोनों देशों ने रक्षा के क्षेत्र में सहयोग भी बढ़ाया है। साथ में नौसेना के बीच जो संयुक्त अभ्यास है, ये सभी इस ओर इशारा करते हैं कि बेहतर संबंध की ओर दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोनों देशों के मध्य सेतु के बारे में कि आखिर कौन सी चीज है जो दोनों देशों के मध्य पुल का काम कर रही है, सेतु का काम कर रही है। ये है दोनों देशों में जो एक तो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो उन देशों में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और उसके बाद उन देशों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर बेहतरीन पदों में काम करते हैं। तो ये हमारे लिए सेतु का काम कर रहे हैं। भारतीय प्रवासी यूके की आबादी का लगभग 2.6% हिस्सा है, जो अपने आप में बड़ी जनसंख्या मानी जाती है। ये सभी शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, व्यवसाय और राजनीतिक क्षेत्र में यूके में योगदान भी दे रहे हैं। और इनकी जो देश हैं उनमें चाहे आप कर का योगदान हो, चाहे वहां पर शिक्षा का योगदान हो, विज्ञान का योगदान हो, वहां पर जो कंपनियां हैं उनमें अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के प्रति आप कह सकते हैं कि ये जीवित लिविंग ब्रिज हैं, जिन्हें लिविंग ब्रिज की संकल्पना दी गई है कि ये वही हैं जो भारतीय प्रवासी हैं, ये लिविंग ब्रिज का काम कर रहे हैं। ब्रिटेन में 65,000 से ज्यादा कंपनियां हैं जहां पर प्रवासी भारतीयों के स्वामित्व मौजूद हैं, यानी ये 65,000 से भी ज्यादा कंपनियां हैं जहां पर प्रवासी भारतीय काम कर रहे हैं और ये सभी रोजगार सृजन में, स्थानीय आर्थिक विकास और करों में भारी योगदान दे रहे हैं, जो उस देश के डेवलपमेंट के लिए भी सराहनीय माना जा रहा है। और यही जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो जीवित सेतु या आप कह सकते हैं दोनों देशों के बीच लिविंग ब्रिज का काम कर रहे हैं। यदि बात करें अन्य मुद्दों की तो भारत यूके विजन 2025 काफी इंपॉर्टेंट है। इस विजन में किस किन चीजों को लेकर आगे बढ़ने की बात कही गई है और कौन से टॉपिक्स शामिल हैं ये हम देखेंगे। खासकर वो विषय जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन पर हम एक नजर डालते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वे भी गए थे यूके, उन्होंने वहां विजिट किया और कुछ खास मुद्दों पर वहां चर्चा हुई, जिसमें से एक है FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता, और जो दूसरा मुद्दा है वह है एक व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते, जिसे सेटा कहा जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यह एक व्यापक समझौता है, किससे जुड़ा हुआ? आर्थिक और व्यापार के समझौतों से जुड़ा हुआ। इसके अलावा विजन 2035 दस्तावेज भी पेश किया गया, जिसमें कुछ खास सिनेरियो शामिल हैं जिन्हें लेकर हमें आगे बढ़ना है। इसके अलावा एक नया रक्षा औद्योगिक रोड मैप भी प्रदान किया गया है, जिसमें हमारे आगे के विजन शामिल किए गए हैं। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते की यदि हम बात करें, FTA की बात करें, तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि 90% से भी अधिक जो टैरिफ है, माफ कीजिएगा, 90% से भी अधिक जो बैरियर हैं, जो टैरिफ है, उन्हें कम करने की बात FTA के अंतर्गत कही गई है। साथ में दोहरे योगदान समझौते की बात करें, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन की बात करें, इससे दोनों देशों में जो प्रौद्योगिकी को लेकर आदान प्रदान है, शिक्षा को लेकर आदान प्रदान है, इससे ज्यादा बढ़ोतरी, इसमें ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ में जो ऐसे श्रमिक हैं यूके में काम कर रहे हैं लेकिन उनकी सामाजिक सुरक्षा नहीं है, तो वहां सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध कराने की बात की गई है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के अंतर्गत। ठीक है, विजन 2035 के यदि प्रमुख स्तंभों की बात करें तो यूके और भारत में इन दोनों को में विकास को लेकर, रोजगार को लेकर चर्चा होगी इस विजन के अंतर्गत। साथ में शिक्षा और कौशल साझेदारी को लेकर चर्चा होगी। अत्याधुनिक तकनीक और अनुसंधान का किस तरीके से विकास किया जाएगा, इसे लेकर चर्चा होगी। साथ में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को कैसे मजबूत किया जाना है, ये सभी चीजें विजन 2035 में शामिल है। आइए जान लेते हैं विजन 2035 के मुख्य पहलुओं के बारे में, जिसमें भविष्य के दृष्टिकोण पर नजर डाली गई है। यदि हम बात करें इसके आर्थिक सहयोग की, कि विजन 2035 में आर्थिक सहयोग को कैसे बढ़ावा दिए जाने की बात की गई है, कि यूके और भारत किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे ताकि आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकेगा। तो सबसे पहले है FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो दुनिया की, जिसके अंतर्गत यदि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो दुनिया की 5वीं और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को ये ट्रेड एग्रीमेंट एक साथ लेकर आता है। यानी यूके और भारत जो कि क्या है, दुनिया की 5वीं और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें एक साथ लेकर आता है, एक साझा मंच देता है, जिससे आगे जो रास्ते हैं व्यापार के वो खुल सके, टैरिफ को कम किया जा सके, जो हमारी इंजीनियरिंग से संबंधित वस्तुएं हैं, कपड़ा है या आप कह सकते हैं चमड़े से बनी वस्तुएं हैं, इन सभी का, रत्नों का आदि का आदान प्रदान संभव हो सके।
इसके अलावा 2024 में वस्तुओं का कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। ये ध्यान रखिएगा कि ये वस्तुओं का था, यानी वस्तुओं का कुल द्विपक्षीय व्यापार 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, और जो सेवाओं का व्यापार था वह लगभग 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसे 2030 तक बढ़ाने की बात कही गई है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को हम 2 गुना कर लेंगे, इस बात का अनुमान लगाया गया है। साथ में भारतीय और यूके कंपनियां लगभग 6,50,000 से भी अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं, जो दोनों देशों के लिए बेहतर कदम है। इसके अलावा भारत यूके सेटा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के मूल्य के हिसाब से लगभग 99% भारतीय निर्यात तक शुल्क मुक्त होंगे। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो हम सेटा में जब हमने पार्टिसिपेशन किया, हमने समझौते में शामिल होने की बात कही, इसका मतलब कि अब जो भारत की तरफ से निर्यात हो रहा है यूके के लिए, उसमें हमें फ्री टैरिफ की बात की जा रही है कि अब हम यहाँ पर निर्यात जो शुल्क है वो हमारा मुफ्त होगा, फ्री होगा। कितना? लगभग 99% भारतीयों की बात की जा रही है, तो अपने आप में ये बड़ा कदम है। इसके अलावा इस कदम से क्या होगा, जो हमारे छोटे छोटे व्यापार हैं, ये छोटे छोटे एमएसएमई हैं, उनको भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, सृजित होंगे। ठीक है, यह आईटी और आईटीज, देखिए जो आईटी से संबंधित क्षेत्र है हमारा, उसे ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार कुछ ऐसी प्रौद्योगिकियां, टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ रही हैं जिन्हें आज भी भारत में लाने की जरूरत है, जिससे यूके से जब हम ये व्यापार समझौता आगे बढ़ाएंगे तो आईटीज, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाओं, शिक्षा और अन्य व्यावसायिक सेवाओं में वृद्धि होगी। ये इस वृद्धि को सक्षम बनाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा और सेवाओं के अधिक अवसर पैदा हो सकेंगे। साथ में भारत में उच्च कौशल वाली जो नौकरियां हैं वे सृजित हो सकेंगी। इसके प्रमुख सेगमेंट यही हैं, ध्यान रखिएगा। आर्थिक सहयोग की बात करें, रक्षा सहयोग की, तो इस एग्रीमेंट के जरिए रक्षा सहयोग में भी बढ़ावा होगा, जैसे रक्षा उत्पादों के सह डिजाइन में और इनके सह विकास के साथ साथ सह उत्पादन में भी सहयोग होगा। दोनों देश ये तय करेंगे कि कैसे डिजाइन बनाना है, इसका प्रोडक्शन कैसे करना है और इसका विकास करना है, डेवलपमेंट कैसे करना है, कौन कौन से। देखिए, रक्षा से निर्मित या रक्षा प्रौद्योगिकी या डिफेंस सेक्टर की यदि हम बात करें तो इसमें केवल हमारे ही देश को प्रौद्योगिकी से युक्त होने की जरूरत नहीं है, जबकि यूके को भी है। तो दोनों देशों की जो जरूरतें हैं, रक्षा जरूरतें हैं, वो तो पूरी होंगी ही, लेकिन विश्व भर में हम रक्षा जो हमारे प्रोडक्ट हैं, आप समझिए डिफेंस जो प्रोडक्ट है, उन्हें हम दूसरे देशों में दे भी सकेंगे और उससे कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट होगा। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास, बंदरगाहों पर यात्रा, रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और रक्षा शिक्षा, रक्षा खरीद आदि इसी डिफेंस जो समझौते हैं इसके भीतर शामिल होंगे। बात करें शिक्षा की, तो यूके में भारतीय छात्रों की लगभग 1,70,000 से भी अधिक संख्या है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ये भारतीय छात्र जो यूके में जाकर पढ़ रहे हैं, इनकी सुविधा के लिए ये भी तय किया गया है कि यूके अब कुछ ऐसे अपने विश्वविद्यालय हैं जो भारत में ही बनाएगी, ताकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसके तहत पहला एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो भारत में बनने जा रहा है, वह है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण गुरुग्राम में हो रहा है। ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारत में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है शिक्षा के अंतर्गत जो समझौते हैं इसके भीतर, ताकि जो जैसे साउथहैम्पटन तो बन ही रहा है, कुछ और भी विश्वविद्यालय हैं जो भारत में खोलने की बात जिस पे की गई है। गुजरात में निफ्ट जैसे कुछ विश्वविद्यालय हैं जिन्हें आगे बढ़ाने की बात की गई है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा छात्रवृत्तियों और युवा पेशेवर योजना भी चलाई जा रही है, जिससे देश भर के लगभग 3,000 युवा पेशेवर दूसरे देश में 2 साल तक रह सकते हैं और फिर उसके बाद वहां पर काम भी कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा भारत में यदि हम बात करें तो यूके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने का सबसे बेहतरीन मुद्दा। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए यूके से हम निवेश प्राप्त कर सकते हैं, तो शिक्षा हमारे लिए वो आप कह सकते हैं कि निवेश को आकर्षित करने का सबसे पहला आप सेगमेंट है, शीर्ष क्षेत्रों में से यह एक है। शिक्षण, अनुसंधान और एडटेक में साझेदारी और नौकरियों को इससे बढ़ावा मिलेगा, प्रौद्योगिकियों में विकास होगा। अनुसंधान नवाचार की बात करें तो भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद, जिसकी बैठक होती है कब? हर 2 साल में। ठीक है, हर 2 साल में इसकी बैठक होती है, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में द्विपक्षीय संबंधों को स्थापित करने के लिए बनाया गया है। ये ध्यान रखिएगा, इसके जरिए ही दोनों देश नवाचारों को लेकर, टेक्निक्स को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर आगे काम करते हैं, खासकर जो विज्ञान से संबंधित नवाचार हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। यूके भारत का दूसरे सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आप कह सकते हैं कि
यूके भारत के लिए सेकंड नंबर पर है, जो अनुसंधान और नवाचार को बेहतर करने के लिए कार्य कर रहा है। तो दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है, इसलिए और इस पर फोकस करने की जरूरत है ताकि अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। इसी ने क्वांटम प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, महामारी की तैयारी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में पार्टिसिपेशन दिखाया है, साझेदारी दिखाई है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि फिलहाल हम क्वांटम फिजिक्स से भी आगे निकल चुके हैं प्रौद्योगिकी के मामले में, मशीन लर्निंग से भी हम आगे निकल चुके हैं। तो ऐसे कुछ मुद्दे अभी भी हैं जिन्हें भारत को अपने अनुसंधान में, विज्ञान में शामिल करने की जरूरत है। इसके अलावा यदि हम संस्कृति की बात करें तो फिल्म प्रोडक्शन को लेकर भी यूके भारत में इंटरेस्ट दिखा रहा है। प्रोडक्शन फ्रेमवर्क को तैयार करने, कौन कौन सी फिल्म्स हैं जो यूके में दिखाई जाएंगी, यूके की कुछ खास मार्केट्स में भारत की फिल्म को प्रमोट किया जाएगा, वहां की फिल्म्स को यहाँ प्रमोट किया जाएगा। ये दोनों चीजें संस्कृति के भीतर शामिल हो जाती हैं। कनेक्टिविटी की यदि हम बात करें तो सेवाओं तक ज्यादा स्थानीय पहुंच को ध्यान में रखते हुए अब क्या किया जा रहा है कि कुछ महावाणिज्यिक दूतावास यूके के अन्य क्षेत्रों में भी खोले जा रहे हैं। यानी अब लंदन से आगे बढ़कर मैनचेस्टर और बेलफास्ट में भारत के नए महावाणिज्यिक दूतावासों का उद्घाटन किया जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा कदम है और सराहनीय भी, ताकि वहां पर हमारा जो विस्तार है, खासकर कनेक्टिविटी को लेकर, वह संभव हो सके। खास कुछ नई उड़ानें भी तय की गई हैं इस वर्ष से ही। अगर हम बात करें इंडिगो की, हम बात करें ब्रिटेन से जो आने वाले फ्लाइट से उनकी, तो उनमें संख्या में बढ़ोतरी की जाने की बात की गई है। बेंगलुरु से प्रतिदिन ये सेवाएं शुरू की जाने की बात की जा रही हैं। तो अपने आप में ये सभी क्षेत्र दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, दोनों देशों के बीच साझेदारियों को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बात करें आज के अभ्यास प्रश्न की, तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत ब्रिटेन संबंध के बारे में सही है और है। पहला कथन है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में द्विपक्षीय संबंध विकसित करने के लिए भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद यानी SIC की बैठक करता है। दूसरा कथन है यूके भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार साझेदार है। बताना है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।